कभी सोचा है कि हमारी अलमारी में टंगी वो एक आम सी टी शर्ट, उसकी असली कीमत क्या है? मेरा मतलब पैसों वाली कीमत नहीं, बल्कि पर्यावरण वाली कीमत। तो चलिए आज हम इसी फैशन के पीछे छिपे कार्बन फुटप्रिंट की परतें खोलते हैं। तो हमारा आज का सवाल यही है, एक टी शर्ट की असली कीमत क्या है? आइए इस बिल्कुल साधारण से दिखने वाली टी शर्ट के सफर को ट्रैक करते हैं और पता लगाते हैं कि इसका हमारे प्लैनेट पर असल में कितना असर होता है। और जवाब का पहला हिस्सा ये नंबर है, 90% से ज्यादा। यह आंकड़ा ना वाकई चौंकाने वाला है। मतलब किसी भी फैशन ब्रांड का जो टोटल कार्बन फुटप्रिंट होता है, उसका 90% से भी ज्यादा हिस्सा तो कपड़ा स्टोर तक पहुंचने से बहुत बहुत पहले ही बन जाता है। ये सब उसके प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में छुपा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो छिपे हुए 90% हैं, ये आते कहाँ से हैं? इसी को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को जानना होगा, जिसे कहते हैं स्कोप 3 एमिशन। असल में ग्रीन हाउस गैसों को ट्रैक करने के लिए 3 स्कोप होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। स्कोप 1 मतलब ब्रांड के अपने ऑपरेशन से निकलने वाला सीधा धुआं, जैसे उनकी अपनी गाड़ियों या फैक्ट्रीज से। स्कोप 2 मतलब वो बिजली जो वो खरीदते हैं अपने ऑफिस या स्टोर चलाने के लिए। पर असली कहानी तो स्कोप 3 में है। ये वो बाकी सब कुछ है जो उनकी पूरी वैल्यू चेन में होता है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही विशाल और उलझावा एरिया है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। और ये चार्ट देखिए, यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। स्कोप 1 और स्कोप 2 दोनों मिलाकर 10% भी नहीं है। सारा का सारा मतलब 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ स्कोप 3 का है। तो ये तो तय है कि असली प्रॉब्लम यहीं छिपी है और हमारा फोकस भी यहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इस स्कोप 3 के अंदर भी अगर हम और गहराई में जाएं तो सबसे बड़ा विलन है कैटेगरी 1, यानी खरीदे गए सामान और सेवाएं। इसका मतलब है कच्चे माल को उगाने या बनाने से लेकर धागा बनने, कपड़ा बनने और फिर उसकी सिलाई तक, यानी प्रोडक्ट बनाने का पूरा प्रोसेस इसी में आता है। तो चलिए अब हम अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हम एक टी शर्ट की पूरी कार्बन यात्रा को ट्रैक करेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम इसे उल्टा देखेंगे, यानी तैयार टी शर्ट से शुरू करके कच्चे माल तक जाएंगे, ताकि हम उन हॉटस्पॉट्स को पकड़ सकें जहां सबसे ज्यादा कार्बन पैदा होता है। कपड़े बनाने की इस पूरी सप्लाई चेन को मोटे तौर पर 4 लेवल या टियर्स में बांटा जाता है। टियर 4 है कच्चा माल, जहां से सब शुरू होता है। फिर टियर 3 में उस माल से धागा बनता है। टियर 2 में धागे से कपड़ा बनता है। और आखिर में टियर 1 में उस कपड़े को सिलकर टी शर्ट तैयार होती है। हम एक एक करके हर टियर का हिसाब जोड़ेंगे और अपने कार्बन की रसीद तैयार करेंगे। तो हमारी कार्बन रसीद की पहली एंट्री, टियर 4 कच्चा माल, यानी कपास उगाना या फिर सिंथेटिक कपड़ों के लिए कच्चा तेल निकालना। यहीं पर कुल कार्बन फुटप्रिंट का लगभग 24% हिस्सा बन जाता है। ये हुई शुरुआत। ओके, अब रसीद में अगली चीज जोड़ते हैं, टियर 3 धागे की कताई। मतलब जो रेशे हमें टियर 4 से मिले, उन्हें मशीनों में घुमाकर धागा बनाया जाता है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा बिजली लगती है और ये हमारे टोटल फुटप्रिंट में करीब 15% और जोड़ देता है। अब तक हम लगभग 40% तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम उस स्टेज पर आ रहे हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गुनाहगार है। जांच में जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। आधे से ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ एक ही टियर में बनता है। सोचिए जरा, आधा। और वो हॉटस्पॉट है टियर 2, यानी कपड़े का उत्पादन। धागे से कपड़ा बुनने के बाद उसे रंगा जाता है, उस पर फिनिशिंग की जाती है। इन कामों में बेहिसाब गर्मी और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यही वो वजह है कि कुल उत्सर्जन का 50% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले इसी स्टेज पर पैदा हो जाता है। ये है हमारा सबसे बड़ा कार्बन हॉटस्पॉट। ठीक है, तो हमने हॉटस्पॉट तो ढूंढ लिया, लेकिन सवाल ये है कि ब्रांड्स या जांचकर्ता इन हॉटस्पॉट्स का पता लगाते कैसे हैं? जाहिर है, इसके लिए सही टूल्स यानी सही डेटा और सही तरीकों की जरूरत पड़ती है। कार्बन को नापने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है खर्च आधारित, मतलब आपने किसी चीज पर कितना पैसा खर्च किया, उस हिसाब से अंदाजा लगा लिया। ये आसान तो है, पर बहुत गलत हो सकता है। जैसे हो सकता है एक महंगा सस्टेनेबल मटेरियल इस तरीके से देखने पर एक सस्ते और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले मटेरियल से भी बुरा दिखे, जो कि सच नहीं है।
इसीलिए दूसरा और बेहतर तरीका है गतिविधि आधारित। ये पैसों को नहीं बल्कि असल में इस्तेमाल हुई चीजों को नापता है, जैसे कितने किलो कच्चा माल लगा या कितने किलोवाट घंटे बिजली खर्च हुई। ये फिजिक्स पर आधारित है, कीमत पर नहीं, और इसीलिए कहीं ज्यादा सटीक है। अब बात आती है कि ये आंकड़े आते कहाँ से हैं। एक होता है सेकेंडरी डेटा, मतलब इंडस्ट्री के एवरेज आंकड़े उठा लिए। इसमें दिक्कत ये है कि अगर किसी एक सप्लायर ने अच्छा काम करके अपना प्रदूषण कम कर भी लिया तो वो इन एवरेज आंकड़ों में दिखेगा ही नहीं। इसीलिए सबसे अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है प्राइमरी डेटा। ये वो डेटा है जो कोई ब्रांड सीधे अपने सप्लायर से लेता है। इससे ही असल में पता चलता है कि जमीन पर क्या बदलाव आ रहा है। तो ठीक है, हमें समस्या पता चल गई, उसे नापने का सही तरीका भी मालूम हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे ठीक कैसे किया जाए। अच्छी खबर ये है कि इसका एक रास्ता है, और इसके लिए 4 सबसे ज़रूरी लीवर्स या कह लें कि कदम हैं जिन्हें उठाना होगा। और इन कदमों को उठाने का एक बहुत बड़ा मकसद है, ये नंबर -45%। क्लाइमेट साइंस के मुताबिक अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है तो पूरी अपैरल इंडस्ट्री को 2030 तक अपने उत्सर्जन में 45% की कटौती करनी ही होगी। लक्ष्य बिल्कुल साफ है। तो इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये हैं वो 4 सबसे ज़रूरी एक्शन। पहला, मटीरियल की बर्बादी को रोकना और प्रोडक्शन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। दूसरा, सस्टेनेबल मटीरियल का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे कि ऑर्गेनिक कॉटन या रिसाइकल्ड फैब्रिक्स। और तीसरा और चौथा, जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कोयले को पूरी तरह खत्म करना और फैक्ट्रियों को 100% रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड पावर पर शिफ्ट करना। तो बात घूम फिरकर यहीं आ जाती है। अब हमारे पास डेटा है, हमारे पास तरीके हैं, हमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे कैसे ठीक करना है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जब हम इस समस्या को नाप सकते हैं तो क्या फैशन इंडस्ट्री इसे वाकई में सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।